गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अपने कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब अपने ने इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी कार्बन कंपाउंड की। एक केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अपने ने कल पढ़ा था कंबशन। कंबशन का मतलब था बर्निंग, जलना। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस है ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न होता है और कंप्लीटली बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। उसे हम क्या बोलते थे? कंबशन के नाम से जानते थे। कंबशन है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दोनों की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन की परसेंटेज कम होने के कारण से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हो जाता है? कंप्लीटली बर्न हो जाता है और वो हमेशा ब्लू फ्लेम के साथ ही जलता है। ये नॉन ल्यूमिनस होता है जिसका यूज अपने क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस करने के काम में लेते हैं। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होने के कारण से वो हमेशा क्या करता है? येलो शूटी फ्लेम के साथ जलता है, कंप्लीटली बर्न नहीं होता। इस कारण से उसके अंदर अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रह जाते हैं जो येलो शूटी फ्लेम है उसको बनाते हैं। अब अपने ने देखा कि फ्लेम कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। एक तो होती है ब्लू फ्लेम और एक होती है येलो फ्लेम। तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कुछ सब्सटेंसेस हैं जो किसके साथ जलते हैं? फ्लेम के साथ जलते हैं, और कुछ क्या होते हैं? विदाउट फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। तो अपने ने कोयला और पेट्रोलियम पढ़ा है कि कोयला और पेट्रोलियम किस तरह से बनता है। छोटी क्लासेस के अंदर कोयला बनने के लिए क्या होता है कि कोल है, कोल के अंदर जो ये माना जाता है कि 300 मिलियन ईयर पहले अर्थ के ऊपर क्या थे? डेंस फॉरेस्ट थे। किसी नेचुरल डाइजेस्टर जैसे बाढ़ वगैरह के कारण से वो फॉरेस्ट जमीन के नीचे रह गए, पानी के नीचे। वहाँ पर उसके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर चढ़ती रही। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर के कारण से जो प्लांट्स थे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? कोयले के अंदर कन्वर्ट हो गए, कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। और पेट्रोलियम का ये माना जाता है कि जो सी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म थे, चाहे प्लांट थे या एनिमल्स थे, जब वो डाई हुए तो उनकी जो डेड बॉडी है नीचे क्या होगी? जमीन के नीचे सेटल डाउन होगी। जब उनकी जब अर्थ के नीचे डेड बॉडी सेटल डाउन होगी, उनके ऊपर क्या होगी? सैंड और क्ले की लेयर चढ़ती रही। वही हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर के कारण से जो प्लांट्स थे, सी प्लांट्स थे, वो तो नेचुरल गैस के अंदर कन्वर्ट हो गए, और जो सी एनिमल्स थे, सी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो जहाँ पर पेट्रोलियम के को अगर अपने डक करके अर्थ के अंदर से निकालते हैं तो वहाँ पर हमेशा पहले नेचुरल गैस क्या होती है? प्रेशर के साथ निकलती है। अब जो फ्यूल है वो दो तरह से चलते हैं। जैसे कि अपने घरों में गैस को जलाते हैं, एलपीजी गैस है अपने घरों में, तो जब अपने इसको जलाते हैं तो वो हमेशा ब्लू फ्लेम के साथ जलती है। जबकि अगर अपने कैंडल जलाते हैं तो कैंडल हमेशा क्या होती है? येलो फ्लेम के साथ जलती है। तो इसका क्या रीज़न है कि ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम क्यों होती है? और प्लस कुछ सब्सटेंसेस जैसे अपने लकड़ी या कोयले को जलाते हैं तो लकड़ी और कोयला एक बार तो जलता है, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ रेड वोट ग्लो करता है। लेकिन अगर अपने घरों में एलपीजी गैस को जलाते हैं तो वो क्या होती है? फ्लेम के साथ बर्न होती है। इसी तरह से अगर अपने कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल भी क्या होती है? फ्लेम के साथ बर्न होती है। तो कुछ सब्सटेंसेस तो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं और कुछ क्या होते हैं? विदाउट फ्लेम बर्न होते हैं। तो इसका क्या रीज़न होता है? तो इसका रीज़न क्या होता है कि देखो, वो फ्यूल जो कि लिक्विड होगा, लिक्विड आखिर किस में चेंज होगा? गर्म करने के बाद वेपर्स में चेंज होगा, और वेपर्स और गैसेस तो होती क्या है? वेपर्स है। तो लिक्विड फ्यूल वेपर्स में चेंज होता है और जो गैसेस होती हैं वो तो होती ही वेपर्स हैं। तो इसलिए ये दोनों फ्यूल तो हमेशा क्या होते हैं? फ्लेम के साथ ही बर्न होते हैं। सॉलिड फ्यूल वही फ्लेम के साथ बर्न होता है जो कि हीट होने के बाद क्या बनाता है? वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है। तो अगर अपने लकड़ी और कोयले को देखते हैं तो लकड़ी और कोयले को जब अपने एक बार हीट करते हैं तो लकड़ी और कोयला एक बार तो क्या होता है कि वेपर्स के साथ बर्न होता है, तो फ्लेम के साथ बर्न होता है। क्योंकि लकड़ी और कोयला किससे मिलता है? प्लांट से बनता है। प्लांट के अंदर 90% क्या होता है? वाटर होता है। तो एक बार जब अपने लकड़ी और कोयले को जलाते हैं तो उसके अंदर से वाटर क्या होता है? वेपर बनकर उड़ता है। तो जब वाटर वेपर बनकर उड़ता है तो एक बार तो क्या होता है कि फ्लेम के साथ बर्न होता है। उसके बाद जब उसके अंदर से वाटर खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो क्या हो जाता है? विदाउट फ्लेम है वो क्या करने लग जाता है? सिर्फ रेड डॉट ग्लो करना शुरू कर देता है। अब फ्लेम होती है दो तरह की, एक होती है ब्लू फ्लेम और एक होती है येलो फ्लेम। ब्लू फ्लेम क्या होती है कि वो फ्लेम जिसके अंदर सब्सटेंसेस है, फ्यूल है, कंप्लीटली बर्न हो जाता है। फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो जाता है। ब्लू फ्लेम तब प्रोड्यूस होती है जैसे कि अपने घरों में एलपीजी गैस में जाते हैं तो ब्लू फ्लेम होती है। तो ब्लू फ्लेम का यूज अपने सिर्फ और सिर्फ किसके काम में लेते हैं? हीटिंग पर्पस के काम में लेते हैं। ब्लू फ्लेम तब प्रोड्यूस होती है जब फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो जाता है। जब फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो जाता है तो वो हमेशा
बर्न होता है। तो अपने देखा है कि गैस के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के कारण से उसके अंदर एयर की सफिशिएंट एयर ऑक्सीजन उसके अंदर सफिशिएंट मिक्स हो जाती है, जिसके कारण से वो कम्प्लीटली बर्न होकर क्या करता है कि हमेशा ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है। तो जो ब्लू कलर की फ्लेम होती है वो नॉन ल्यूमिनस होती है, यानी उसका यूज अपने लाइट प्रोड्यूस करने के काम में नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं हीट पर्पज में काम में लेते हैं। जैसे अगर अपने घर पे मान लो लाइट चलेगी, इन्वर्टर खराब है, तो अपने ये नहीं है कि अपने गैस जला के अपने क्या करते हैं लाइट रोशनी करते हैं, ऐसा नहीं करते। दूसरी होती है येलो फ्लेम। अगर अपने कैंडल को जलाते हैं तो अपने कैंडल की फ्लेम देखते हैं, तो कैंडल की फ्लेम हमेशा कैसी होती है येलो होती है। उसका रीजन क्या होता है कि कैंडल है, कैंडल के अंदर जो विक होती है, बत्ती होती है कैंडल की, वो कहाँ पर होती है उसके बीच में होती है, जिसके कारण से उसको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती। तो जब फ्यूल को प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता, और जब वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता तो उसके अंदर अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रह जाते हैं जो कि उस हीट के ऊपर मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं, जिसके कारण से वो क्या करने लग जाते हैं ग्लो करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं येलो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। तो जो येलो कलर की फ्लेम होती है वो मतलब शूटी फ्लेम ब्लैक, उसके कारण से अगर अपने दीवार के साथ अगर मान लो लगा देते हैं कैंडल को, तो कैंडल के कारण से क्या जाती है हमारी सारी दीवार कैसे होती है काली हो जाती है। तो यानी जो येलो कलर की फ्लेम होती है वो कैसे होती है शूटी फ्लेम होती है, जिसके कारण से क्या हो जाता है धुआं और ब्लैकनेस आ जाती है। तो येलो कलर की फ्लेम है वो हमेशा किसके लिए काम में ली जाती है, लाइट प्रोड्यूस करने के काम में ली जाती है, बल्कि उसके काम में नहीं ली जाती है, हीटिंग पर्पज के काम में नहीं ली जाती है। अब अपने केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ रहे थे, अब आपको पहली प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी कंबशन। अब अपने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज का अल्टरनेट ढूंढना, किसी भी चीज को देखना, मतलब उस एक जगह को हटाकर उसका दूसरी का उसकी जगह जुड़ जाना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि मतलब एक चीज को हटाकर उसकी जगह सब्स्टिट्यूट ढूंढना, किसी भी चीज का अल्टरनेट ढूंढना, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ कौन देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन देते हैं, सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते। जैसे मीथेन है, ये है मीथेन, आप लोगों को पता है। अगर अपने इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तब क्या होता है कि जो ये मीथेन है इसका एक हाइड्रोजन एटम हट जाता है और उसकी जगह क्या जुड़ जाता है, Cl जुड़ जाता है, प्लस क्या बन जाता है HCl बन जाता है। अपने ने फंक्शन में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि मीथेन है, मीथेन के अंदर से अगर अपने Cl है एक हेलो ग्रुप का मेंबर है, अपने इसको लगा देते हैं तो अपने इसको क्या बोलते थे, क्लोरोमीथेन। तो जब अपने मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इसका एक हाइड्रोजन आइटम है रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन के द्वारा और क्या बन जाता है, क्लोरोमीथेन बन जाता है। अगर अपने इसको और क्लोरीन की सप्लाई करते रहते हैं तो क्या होगा कि मीथेन के अंदर से दो हाइड्रोजन हट जाएंगे, ये बन जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। अगर अपने और करवाते रहेंगे तो तीन हट जाएंगे, ट्राइक्लोरोमीथेन। और अगर लगातार अपने इसको क्लोरीन करवाते रहते हैं, अवेलेबल करवाते रहते हैं हाइड्रोकार्बन को, मीथेन को, तो सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं और क्या बन जाता है, चारों क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाते हैं और क्या बन जाता है, टेट्राक्लोरोमीथेन। ये है क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म। जानते हो क्लोरोफॉर्म क्या होता है? अपने टीवी के अंदर आप देखते हो कि कई बार कई लोग अपनी हैंकी में से चोर वगैरह आता है, अपने हैंकी में एक चीज का स्प्रे करते हैं और दूसरे के नाक पे लगा देते हैं उसको बेहोश करने के लिए, तो वो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का यूज है डॉक्टर के द्वारा भी किया जाता है। आप लोगों को पता है कि कोई भी ऑपरेशन किए जाते हैं तो पहले इंसान को क्या किया जाता है, अनकॉन्शियस बेहोश किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसका ऑपरेशन किया जाता है। तो उसको क्या किया जाता है कि क्लोरोफॉर्म के द्वारा एनेस्थीसिया, इसको एनेस्थीसिया बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म के द्वारा क्या दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। और इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड। वैसे इसका अपने अगर अपने आईपीसी नेम लिखते हैं तो टेट्राक्लोरोमीथेन है, लेकिन वैसे इसका नाम कार्बन और उसके साथ 4 क्लोराइड जुड़े हुए हैं, जिसको क्या नाम क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस, इसके अंदर क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट कर रहा है, तो इसको मैं सब्स्टिट्यूशन तो बोलते ही है। इसके अलावा इसको अपने किस नाम से जानते हैं, क्लोरीनेशन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन के नाम से भी
जानते हैं। अब तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है एडिशन रिएक्शन। तीसरी क्या है? एडिशन रिएक्शन। नाम से पता लगता है एडिशन नाम यानी किसी चीज का जुड़ना। अब देखो एडिशन रिएक्शन है वो कौन देता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि सैचुरेटेड तो पहले ही क्या होते हैं? कंप्लीटली फिल होते हैं, तो उनके साथ तो किसी चीज का ऐड होने का सवाल ही नहीं कि उसके साथ कुछ ऐड हो जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ को देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं। वो प्रोसेस जिसके अंदर एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है किसी भी अदर एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन इन सब के साथ जुड़कर किसी कैटलिस्ट निकेल और पैलेडियम, दो कैटलिस्ट होते हैं निकेल और पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनके साथ जुड़कर निकेल या पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब एडिशन रिएक्शन है अपने जो सिलेबस के अंदर है वो है हाइड्रोजनेशन। क्या नाम है उसका? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है कि अगर एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जैसे ये एथीन, अगर एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अगर अपने इसको हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजनेशन है इसको अपने सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ। अगर अपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन के साथ निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो देखो बेटा इनके अंदर डबल बॉन्ड था यानी एक हाइड्रोजन की क्या थी? कमी थी, CCH। अब इसका क्या हो जाता है? डबल बॉन्ड जुड़ जाता है और ये H2 है, इसके साथ क्या बन जाता है? HH जुड़ जाता है। तो एथीन से क्या बन जाता है? इथेन बन जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। तो इसको अपने क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जैसे इथीन है वो हाइड्रोजन के साथ निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन के नाम से जानते हैं। इसका हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। इसका यूज अपने क्या करते हैं? वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल नाम सुना है? इसका यूज अपने वेजिटेबल घी बनाने में किया जाता है। सुना है लेकिन पता नहीं कि वेजिटेबल ऑयल क्या होता है। रिफाइंड का नाम सुना है ना? रिफाइंड ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल क्या होते हैं? रिफाइंड ऑयल होते हैं। वेजिटेबल घी का मतलब क्या होता है? जो डालडा घी यूज किया जाता है। नाम सुना होगा डालडा। एक तो अपने अपने घरों में देसी घी यूज करते हैं, इसके अलावा अपने क्या करते हैं? डालडा घी है कई घरों में अभी भी क्या किया जाता है? डालडा घी है यूज किया जाता है। तो डालडा घी है रिफाइंड को मतलब एक सेमी सॉलिड घी के अंदर रिफाइंड तो कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि घी कैसा होता है? सेमी सॉलिड होता है। तो रिफाइंड से क्या बनाया जाता है? डालडा घी है वो बनाया जाता है। तो ये हाइड्रोजनेशन का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारी लाइफ के अंदर। अब जो अपने वेजिटेबल ऑयल है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर 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 आपको मैंने कल भी बताया था क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है कि अगर अपने एल्केन है, एल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे, हटा दे, एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं? डिस्प्लेस कर दे, हाइड्रोजन को हटा दें तो वो क्या हो जाएगा? जैसे ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा, एक जगह क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तब इसको अपने क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो ये है वेजिटेबल ऑयल। अब अपने क्या करते हैं? इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट की वजह से। तो क्या बन जाता है? ये आर हो गए, डबल बॉन्ड हट जाता है और ये दो हाइड्रोजन है ये क्या हो जाते हैं? इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये क्या बन जाता है? वेजिटेबल ऑयल से क्या बन जाता है? वेजिटेबल घी है वो बन जाता है। अब देखो अगर अपने को मान लो इसका पता है मतलब अगर मान लो अपने पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अपने पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर अपने को इसको पता लगाना हो कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो अपना इसका पता कैसे लगाते हैं? हाउ कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? तो वो किससे पता लगाते हैं? ब्रोमीन वाटर से। किससे पता लगाते हैं? ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन है एक नॉन मेटल है। देखो मेटल्स सारी की सारी सॉलिड थी रूम टेम्परेचर पर, सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़कर नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों होती हैं। 10 सॉलिड 11 गैसेज और एक ही लिक्विड नॉन मेटल होती है। वो लिक्विड नॉन मेटल कौन सी होती है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन है वो कौन से कलर की होती है? रेड
कैसा होगा, रेड ब्राउन कलर का होगा। अगर अपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है CH4, अगर अपने इसके अंदर ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो ये तो क्या होगा कि ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसके पास जगह खाली नहीं है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो इसके कारण से ब्रोमीन वाटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ब्रोमीन वाटर है उसका कलर क्या है, ब्रोमीन वाटर का कलर क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कैसा रहेगा, रेड ब्राउन कलर ही रहेगा। क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जगह ही नहीं है पहले, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ब्रोमीन वाटर को अगर अपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डालते हैं तो ब्रोमीन वाटर का कलर क्या रहता है, सेम ही रहता है। लेकिन अगर अपने इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डालते हैं, जैसे ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर अपने इसके अंदर डालते हैं ब्रोमीन को तो क्या होता है कि ये सैचुरेटेड के अंदर चेंज होएगा, जहां पे अपने पहले हाइड्रोजन जोड़े थे यहाँ पे अपने क्या जोड़ सकते हैं, ब्रोमीन हम जोड़ सकते हैं। तो जब अपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर ब्रोमीन वाटर डालने से ब्रोमीन वाटर का कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो यानी अगर अपने को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पता लगाना हो तो अपने ब्रोमीन वाटर का टेस्ट करते हैं। ब्रोमीन वाटर है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर तो सेम वैसे ही रहता है, रेड ब्राउन कलर के अंदर, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाता है, इसका कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, तीन थी, कंबशन, सब्स्टिट्यूशन और हाइड्रोजनेशन। कंबशन प्रॉपर्टी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दोनों देते हैं, सब्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं, और जो एडिशन रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कौन देते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो देते हैं। अब तीसरी अब है सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड, सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड। अब इसके अंदर दो कार्बन कंपाउंड है, एक तो है पहला है एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल एथेनॉल, अपने सिलेबस में क्या है, एथेनॉल, एथेनॉल यानी कितने कार्बन है, दो कार्बन, दो कार्बन, इथेन, इसका अपने H हटा के इसके क्या जोड़ देते हैं, OH जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एथेनॉल। वैसे इसको अपने कॉमनली किस नाम से जानते हैं, इथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नाम क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल, और वैसे इसको कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं, अल्कोहल के नाम से जानते हैं। एथेनॉल है होमोलोगस सीरीज का, आपको अगर होमोलोगस सीरीज चाहिए, सीरीज का सेकंड मेंबर है, तो फर्स्ट मेंबर तो क्या होगा, मेथेनॉल, तो सेकंड मेंबर है होमोलोगस सीरीज का। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर है एथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसकी एक प्लीजेंट स्मेल होती है लेकिन एक बर्निंग टेस्ट होता है। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। एथेनॉल है सभी प्रपोर्शन के अंदर वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है, देखो वाइन बनाने के अंदर अल्कोहल का काम आता है। इसके अलावा अगर अपने देखते हैं एथेनॉल का काम है ये जितनी अपने कोई भी कफ सिरप वगैरह पीते हैं तो कफ सिरप्स वगैरह जो भी लिक्विड मतलब आते हैं, सिरप्स आते हैं दवाइयों के, तो उनके अंदर क्या होता है कि हमेशा अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। इसी कारण से दवाइयों के अंदर हल्का सा क्या होता है, नशा होता है कफ सिरप के अंदर। तो ये क्या होता है अपने पानी के अंदर मिक्स करके पीते हैं इसको, तो इसलिए जो अल्कोहल है वो क्या हो जाता है सभी प्रोपोर्शन के अंदर वाटर के अंदर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इसका रीजन क्या होता है, इसके पीछे OH हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इस कारण से वाटर के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अगर अल्कोहल के अंदर 5 to 8% वाटर मिक्स कर देते हैं तब इसको अपने बोलते हैं रेक्टिफाइड सिट्रेट। सिट्रेट का नाम सुना होगा ना, घावों के ऊपर जब अपने चोट लग जाती है तो उसके ऊपर अपने जब हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो एक वाइट से मतलब पानी जैसे सब्सटेंस होता है, पानी जैसा लिक्विड होता है, उससे क्या किया जाता है अपने घाव को साफ किया जाता है, बोलते हैं सिट्रेट। तो अगर 5 to 8% अल्कोहल के अंदर वाटर मिक्स किया जाता है तो इसको अपने बोलते हैं रेक्टिफाइड सिट्रेट। और अगर 100% प्योर अल्कोहल है तब इसको अपने बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। अल्कोहल कार्बन का कंपाउंड है तो न्यूट्रल कंपाउंड है, इस कारण से लिटमस पेपर के साथ कोई भी टेस्ट नहीं देता। अब अल्कोहल बनता कैसे है, अल्कोहल को बनाने के लिए देखो अल्कोहल को ऑब्टेन करने के लिए कैसे किया जाता है। आप कभी गंगानगर गए हो तो आप देखना कि जहाँ पर शुगर फैक्ट्री है गंगानगर के अंदर, तो जहाँ पर गंगानगर के अंदर शुगर फैक्ट्री है उसके बिल्कुल साथ ही क्या है वाइन फैक्ट्री में, शराब की फैक्ट्री में जो देसी शराब होती है वो भी बनाई जाती है।
क्योंकि अल्कोहल का मेन काम क्या होता है कि जो ये वाइन बनाने के काम में आती है। तो अल्कोहल बनता कैसे है, तुम लोगों को पता है कि शुगर है, चीनी है, वो किससे बनती है, शुगर केन जूस से बनती है। अपने शुगर केन जूस को लेते हैं, शुगर से शुगर केन जूस निकालते हैं, इसको अपने क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब अपने इसको गर्म करते हैं तो एक गाढ़े लिक्विड के अंदर चेंज होता है। गाढ़ा लिक्विड है इसके अंदर, यानी ये रेड ब्राउन से कलर का हो जाता है, आपने देखा होगा। लेकिन अपने चीनी कैसी खाते हैं, व्हाइट कलर की खाते हैं। तो जब गाढ़ा लिक्विड बन जाता है, अब इस गाढ़े लिक्विड के अंदर से बोन चारकोल, एनिमल बोन चारकोल होता है, उसकी हेल्प से क्या किया जाता है, शुगर का क्रिस्टलाइजेशन करवाया जाता है। शुगर को क्रिस्टल्स, शुगर की डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है चीनी की, तो शुगर को क्या किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन करवाया जाता है। जब इसके अंदर से शुगर के क्रिस्टल्स बन जाते हैं डार्क ब्राउन लिक्विड के अंदर से, तो अभी भी एक गाढ़ा लिक्विड बचता है जिसको बोलते हैं मोलेसेस। इसके अंदर 25 से 30% क्या होती है, शुगर प्रेजेंट होती है। लेकिन इस शुगर से अपने क्या नहीं बना सकते, अल्कोहल नहीं बना सकते, और शुगर से अपने शुगर के क्रिस्टल्स नहीं ऑब्टेन कर सकते, यानी शुगर से अपने शुगर के क्रिस्टल्स ऑब्टेन नहीं कर सकते शुगर के जूस से। तो मोलेसेस है, इसके ऊपर दो एंजाइम इन्वर्टेज और जाइमेज, इन दोनों एंजाइम की हेल्प से अपने क्या करते हैं, जो शुगर होती है मोलेसेस के अंदर प्रेजेंट होती है, शुगर को किसमें चेंज करते हैं, अल्कोहल के अंदर चेंज करते हैं। इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। आपको हमने पहले भी पढ़ा है, वो प्रोसेस जिसके अंदर शुगर को अपने अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से अपने क्या करते हैं कि इसका यूज है वो मतलब इस तरह से अपने अल्कोहल बनाया जाता है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अपने जानेंगे। तो अपने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में अपने क्या करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर रह गया। इसके बाद अपना रह गया एथेनोइक एसिड, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो बहुत इजी है, और एक रह गया सोप एंड डिटर्जेंट। तो अपने क्या करेंगे कि जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है अल्कोहल की, वो नेक्स्ट वीडियो जो कल वाली होगी, लास्ट वीडियो होगी वो, तो उसके अंदर अपने क्या करेंगे इसके बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स थैंक यू, हैव ए नाइस डे।